ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन अक्सर पशुपालकों से ये सुनने को मिलता है कि जो आहार बाजार से खरीदकर पशुओं को खिलाते हैं वो काफी महंगा पड़ता है तथा सभी तत्व पशुओं को नहीं मिल पाते। लेकिन पशुपालक भाइयों, आप अपने पशुओं को अजोला खिलाते हैं तो इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही पशुओं में पोषक तत्वों की पूर्ति भी आसानी से की जा सकती है। तो क्या है इस अजोला का पशु आहार में महत्व तथा पशुओं को आप कितनी मात्रा में खिलाएं, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। अन्नदाता प्रोग्राम में हम लोग एक ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसका संबंध पशुपालन से है। वैसे कृषि जो संबंध रखती है, कृषि और पशुपालन का चोली दामन का साथ कहा जाता है। यदि कोई कृषक खेती कर रहा है तो उसे पशुपालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पशुपालन करने से किसान भाइयों को कई तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो उन्हें नित्य आमदनी होती है दूध बेचकर, जिसको वो बाज़ार में ले जाकर नित्य आमदनी कर सकते हैं। और पशुपालन जहां हम लोग कृषि के साथ समावेश करेंगे वहां पे हम लोगों को पशुओं के पोषण पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यदि पशुओं का पोषण पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ तो पशुओं को जो हम लोग आहार खिला रहे हैं या उनसे होने वाली आमदनी है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनका जो उत्पादन होना है दूध का, वो दूध का उत्पादन घट जाएगा और हमें जो मिलने वाला उनसे कुल उत्पादन है, दूध के द्वारा आय है, वो हमारी कमी आएगी। भारत जैसे विकासशील देश में जहां लगभग 2/3 किसान छोटी जोत, सीमांत और भूमिहीन हैं, वहां कृषि के पश्चात पशुपालन को ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। पूर्व में किसान अपनी कुछ भूमि का एक भाग अपने पालतू पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था हेतु उपयोग में लाते थे, परंतु आज ये स्थिति नहीं है। साल के कम से कम 2/3 समय में हरे चारे की कमी है। ज्यादातर किसान जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, परंतु फिर भी अपने दुधारू पशु जिसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 5 लीटर प्रतिदिन है, उसकी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं भरण पोषण के लिए 2 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन उपलब्ध कराने को मजबूर है। साथ ही किसान अपने घर के आसपास आसानी से उपलब्ध चीजें जैसे गेहूं का भूसा, चावल का कना इत्यादि ही पशुओं को खिलाते हैं। परिणाम स्वरूप तेजी से बढ़ती कुपोषण की समस्या और प्रति पशु प्रतिदिन का दुग्ध उत्पादन काफी कम है। और आज यहाँ तक कि बड़े व मध्यम जोत वाले किसान दुग्ध उत्पादन व्यवसाय अथवा पशुपालन से ही संबंधित दूसरे व्यवसायों की ओर रुख किया है। फिर चाहे जो भी हो, लेकिन इस समय अनावृष्टि और उपलब्ध सिंचाई जल की कमी भी पूरे साल चारे की आपूर्ति में बाधक है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी मुख्य समस्या ये है कि वर्ष भर में पशुओं के लिए करीब 9 महीने तक उनको चारे की उपलब्धता नहीं रहती है, या फिर उसकी बनिस्पत वो जो बाजार से चारा लेते हैं या अन्य राज्यों से चारा लाते हैं वो सूखा होता है और उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं या जो प्रोटीन्स होता है या उसके अंदर फाइबर होता है उसकी सीमितता बहुत कम होती है, जिससे पशुओं में कुपोषण बढ़ता है और उनसे उत्पादन होने वाले दूध से आमदनी कम होती है। यह स्थिति कमोबेश कुक्कुट पालन व दूसरे पशुपालन से ही संबंधित दूसरे आयामों की भी है, जहां कुल लागत का लगभग 70% व्यय केवल आहार पर ही जाता है। इनमें बढ़ती आहार लागत ने लघु, सीमांत एवं भूमिहीन किसानों के लिए यह व्यवसाय कम आकर्षक बना दिया है। तो क्या इन अधिक महंगे व्यावसायिक दाना मिश्रण का कोई सस्ता व बेहतर विकल्प है, जिसे किसान अपने घर के आंगन में कम पानी व लागत में भी आसानी से उत्पादित कर सकें? जी हाँ, अजोला प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा ही आकर्षक उपहार जो इन समस्याओं से घिरे किसानों के लिए आशा की एक किरण है, जो समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। और इससे भी अधिक रोचक तथ्य ये भी है कि अजोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन,
बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। ये अजोला यूनिट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसको हम लोग कम पानी में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा हम लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो इसके लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो पानी हम लोग कुछ समय के बाद में हमारे यहाँ पे फसल के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जो पूर्णतः बायो होता है। अजोला पोषक तत्वों की दृष्टि से काफी समृद्ध होता है। शुष्क भार के आधार पर इसमें अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा लगभग 25 से 35% तक पाई जाती है, जो कि विभिन्न दलहनी चारा फसलें जैसे बरसीम व लूसन से काफी अधिक है। इसके अलावा 10 से 15% खनिज पदार्थ जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक आदि के साथ साथ लगभग सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। अजोला अति उत्तम पोषण गुणवत्ता, लिग्निन की कम मात्रा, आसानी से पाचनशीलता, अत्यंत तीव्र वृद्धि दर तथा कम जीवन काल आदि में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके आधार पर अजोला विभिन्न पशुधन के लिए एक सस्ता व अधिक पसंद किए जाने वाले पूरक आहार के रूप में सर्वमान्य हो चुका है। करीब करीब एक पशु को 1.5 किलो अजोला की रिक्वायरमेंट रहती है पर डे की। इसका उपयोग केवल पशुओं में, दुधारू पशुओं के लिए नहीं है। यदि हम लोग बात करें तो कुक्कुट पालन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिशरी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिशेज वगैरह यदि हम लोग करते हैं तो। और इसका बहु उपयोग है कि यदि हम लोग इसका किसान भाइयों उपयोग करते हैं पशुपालन के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पशु इसको आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और ये हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यदि हम लोग इसको पशु को 1.5 से 2 किलो तक हम अजोला खिलाते हैं, जो एक एल्गी है और बहुत उपयोगी है। इसको हम लोग जब पशुओं को खिलाना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमको फ़ायदा होता है कि जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है यानी दूध का उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। राजस्थान के लिए अजोला एक वरदान सिद्ध हो रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, और जहाँ पे भी यदि पानी है तो वो पानी हमारे लिए बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। यदि हम इसे ग्रो करेंगे तो हमें जो भूमि की क्षेत्रफल है वो कम क्षेत्रफल में हम लोग ज़्यादा घास उगा सकते हैं और पशुओं का पोषण कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां पर यहाँ पर ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपने पशु आहार में अजोला के महत्व पर जानकारी प्राप्त की, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानकारी लाए हैं कि आप इस अजोला को HDPE बेड़ों में किसान अपने स्तर पर किस प्रकार से तैयार करें, ताकि आप इसे पशुओं को खिलाकर पोषक तत्वों की पूर्ति तो आसानी से कर ही सकते हैं, साथ ही ये अजोला पशु आहार में काफी सस्ता भी पड़ता है। तो किसान भाइयों, आप किस प्रकार से उगाएं HDPE बेड़ों में अजोला, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत चीज बताता हूँ। ये अजोला यूनिट जो आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक से बनी हुई एक यूनिट है, और इसमें प्लास्टिक जो इस्तेमाल किया है वो HDPE प्लास्टिक इस्तेमाल किया है, और इसकी जो थिकनेस है ये करीब करीब 390 GSM हैवी थिकनेस से बना हुआ है। 5 लेयर मेडेड ये फैब्रिक है। इसका आकार हम लोगों ने पशुओं की संख्या के आधार पर तय किया है। हम लोग इस आकार के आधार पर 2 पशुओं को पोषण प्रदान कर सकते हैं अजोला के द्वारा। और इसका आकार है, ये 12 फीट लंबी क्यारी है, 6 फीट चौड़ी है और करीब 1 फीट ऊंची क्यारी है। जबकि इसके अंदर 1 फीट ऊंची क्यारी होने के बावजूद भी इसमें 4 से 6 इंच ही हम लोगों को पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। करीब करीब एक पशु को 1.5 किलो अजोला की रिक्वायरमेंट रहती है पर डे की। उस हिसाब से इससे जो उत्पादन होता है वो करीब 3 किलो अजोला प्रतिदिन का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, आप HDPE बेड़ों में अपने पशुओं के लिए अजोला का उत्पादन करने के लिए इन बेड़ों में कितनी मात्रा में भरें पानी, गोबर एवं मिट्टी, आइए जानते हैं।
इसमें सबसे पहले हम लोगों को करना है कि हम लोगों को 30 से 40 किलो मिट्टी, जो हम लोग कहीं भी खेत की मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी करीब हम लोगों को 1.5 से 2 फीट नीचे की मिट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि जो उसके पोषक तत्व हैं वो हम लोगों अजोला को पूर्णतः प्रदान कर सकें। 30 से 40 किलो मिट्टी हम लोगों को 1 और आधा इंच की लेयर में इसमें बिछा देनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों को एक घोल बनाना चाहिए गोबर का। वो करीब 9 किलो गोबर लेके और करीब 30 से 40 लीटर पानी लेके उसको मिक्स करके और इस मिट्टी के ऊपर हम लोगों को छिड़क देना चाहिए बराबर मात्रा में, आनुपातिक मात्रा में। जब हम लोग इसको छान कर छिड़क देंगे तो ये इसके लिए एक अजोला के लिए एक न्यूट्रेंट का काम करेगा, जो बेसिक उन लोगों अजोला को ग्रो करने के लिए मददगार साबित होगा और बहुत तीव्र गति से अजोला ग्रो करना चालू हो जाएगा। इस यूनिट में शुरुआती दौर में हम लोग पानी करीब इसके अंदर हम लोगों को करीब 4 इंच से 5 इंच भरना चाहिए। कुल इसकी जो ऊंचाई है वो 12 इंच है। 4 से 5 इंच यदि हम लोग इसमें पानी भरेंगे तो ये बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा। इस प्रकार से इन HDPE बेड़ों को भरने के बाद अब बात आती है कि इन बेड़ों में कितनी मात्रा में अजोला फर्न डालें, ताकि आपको अपने पशुओं को खिलाने के लिए आवश्यकता अनुसार अजोला मिल सके। इसमें खास जो बात है कि इसमें जो शुरुआती दौर में हम लोगों को मदर कल्चर लेना है, वो विशेषतः हम लोग पिनाटा वैरायटी का अजोला हम लोग इसमें मदर कल्चर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मदर कल्चर अजोला जो हम लोगों ने इसमें डाला है वो करीब हम लोग इसमें 2 से 3 किलो डालेंगे, तो लगभग 20 दिन के उपरांत हम लोगों को ये अजोला पूरी क्यारी में इस तरीके से, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं उस तरीके से पूरी क्यारी में फैल जाएगा। और हम लोग 20 से 25 दिन के बाद में नित्य प्रतिदिन हम लोग इसमें से 3 किलो अजोला निकाल सकते हैं। और ये 3 किलो अजोला हम लोग 2 पशुओं के लिए उपयोग में ला सकते हैं। को जब भी उपयोग में ले रहे हैं तब हम लोगों को इसको छान कर साफ वाले पानी से धोकर और फिर इसको पशुओं को खिलाना चाहिए। किसी भी बाट के साथ मिला के, आटे के साथ में मिला लीजिए, या और कोई हम लोग चारा दे रहे हैं उसके साथ मिला के खिला सकते हैं। करीब 1 किलो अजोला ग्रो करने के लिए 1 से सवा रुपये प्रति किलो का खर्चा आता है। 1 से सवा रुपये प्रति किलो से सस्ता कोई भी चारा हम लोगों को न बाजार में मिलेगा, न किसी विपणन क्षेत्र में मिलेगा, और इतना पौष्टिक तो मिलने का प्रश्न नहीं बनता है। पशुपालक भाइयों, आपके पशुओं को लगातार अजोला मिलता रहे, इसके लिए अजोला बेड़ों में पानी, गोबर एवं मिट्टी को किस प्रकार बदलें, आइए जानते हैं। जो आप ये इकाई देख रहे हैं, इसे एक लगाने की प्रक्रिया ये है कि हमें इसे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लगाना चाहिए, ताकि सूर्य का जो प्रकाश है वो इस पे सीधा नहीं पड़े, और पड़े तो बहुत कम मात्रा में पड़े, ताकि इसकी जो उत्पादन है उस पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। और जो ये आप ऊपर से देख रहे हैं, ये हम लोगों ने इसकी शेडिंग व्यवस्था की है। शेडिंग व्यवस्था के अंतर्गत ये है कि इसके अंदर अजोला यदि हम ग्रो करेंगे तो उसके लिए जो छाया या तापमान की जो प्रतिशतता है उसमें हम लोग इसको नियमित रूप से बना सकते हैं। इसके लिए करीब 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ऊपर या इससे ज़्यादा नीचे होता है, 4-5 डिग्री से ज़्यादा नीचे होता है तो इस पर कुछ प्रतिकूल असर पड़ते हैं। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात ये है कि हम लोगों को कुछ समय के बाद में इसके अंदर से जो हमने मिट्टी डाली है या फिर हमने गोबर डाला है, 3 महीने बाद में इसको बदलते रहना है। यदि हम लोग बदलाव नहीं करेंगे तो पानी के अंदर जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो अधिक हो जाएगा और अजोला की जो ग्रोथ है या जो बढ़ने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए आप नियमित ध्यान रखें कि इसका पानी और गोबर और मिट्टी करीब 3 महीने में चेंज करें। हमने इसमें एक आउटलेट भी दिया है, उस आउटलेट के द्वारा किसान भाई जो इसमें पानी और गोबर और मिट्टी है उसको चेंज करने के लिए आसानी से एच पर फर्टिलाइज़र यानी एच पर लिक्विड फर्टिलाइज़र उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनके फसल में पौधे बढ़वार के रूप में काम करेगी, फसल के लिए बढ़वार साबित होगी और बहुत ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और एक चीज़ हमने और भी ध्यान रखी है कि यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात हो रही है तो हमने इसमें 2 नेट के प्रोविज़न दिए हैं, जिनके द्वारा वो अधिक पानी भरने के उपरांत वो नेट के द्वारा पानी निकल जाएगा। किसान भाइयों, इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब आपकी जरूर जिज्ञासा होगी कि इन HDPE बेड़ों को लगाने पर कितना खर्चा आएगा तथा सरकार द्वारा कितना अनुदान देय है। चलिए ये भी अब आपको बताते हैं। यदि यूनिट को हम लोग लगाना चाहते हैं तो ये यूनिट की
कंप्लीट लागत आपको 4600 रुपये पड़ती है। विभिन्न विभागों के द्वारा यदि मैं बात करूं तो एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक विभाग है आत्मा, उसके द्वारा इस पे 4000 रुपये तक का भी अनुदान है। यदि किसान भाई वहां पे संपर्क करें और जानना चाहें कि किस तरह का अनुदान है या किस तरह का इनोवेटिव प्रोडक्ट या जो लोग ग्रोविंग पे अनुदान है, तो वो आपकी कुछ मदद कर पाएंगे वहाँ के अधिकारीगण। और भी विभिन्न योजनाओं के द्वारा, जैसे आप बात करें तो मनरेगा के द्वारा भी आप इसका उत्पादन कर सकते हैं और गोपालन के द्वारा भी आप इसका उत्पादन कर सकते हैं, या निजी तौर पे आप